हम्म अब देखिए सेकंड डायोड से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल आता है। तो डायोड से रिलेटेड न्यूमेरिकल में हमेशा ध्यान में रखिएगा अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है, आइडियल कंडीशन। मैं सबसे पहले आइडियल डायोड के बारे में बात कर। वैसे नॉर्मली हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम में वो आइडियल ही रहता है, आइडियल डायोड। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है जिसको हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। वीडियो ऑन कीजिए सभी लोग। अगर रिवर्स बायस है डायोड तो इसको क्या कर देंगे, ओपन सर्किट। ठीक है। अब मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि हाँ डायोड आपका फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है। बेसिक तरीका, ये अगर डायोड है, ये डायोड का सिंबल है। ठीक। तो डायोड के सिंबल में याद याद ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो ट्रायंगल आपने बनाया ये पी को डिनोट करता है, और ये जो आपने बार लाइन डिनोट की है ये आपका एन को डिनोट करता है। अगर पी टाइप का पोटेंशियल, इस साइड में जो पोटेंशियल है वीपी, पी साइड का पोटेंशियल अगर एन साइड के पोटेंशियल से ज्यादा है तो ये हमेशा क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस। अगर पी टाइप का पोटेंशियल एन साइड के पोटेंशियल से छोटा है तो ये हमेशा क्या रहेगा, रिवर्स बायस। तो जो हम लोग याद कर लेते हैं कि पी टाइप अगर पॉजिटिव से जुड़ा है तो वो आपका क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा। ये कॉन्सेप्ट नहीं है। पी साइड का पोटेंशियल एन साइड के पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन होगी तो आपका क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा। ठीक है। क्या, कीजिए कीजिए नोट कीजिए। अगर प्रैक्टिकल डायोड है, ठीक है, आने के चांसेस बहुत कम है। वैसे जितने भी डायोड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबको आइडियल मानते हुए ही करेंगे। अगर प्रैक्टिकल डायोड है तो फॉरवर्ड बायस के केस में आपको क्या करना है, उसको एक बैटरी से रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है। जैसे कि मानिए अभी हमने कल किया था, ये एक्सटर्नल आपका राइट डायरेक्शन में है और ई इंटरनल आपका लेफ्ट डायरेक्शन में है। तो मैंने यहाँ पे बनाया था बैटरी, ये देखिए, ये तो था ना नी वोल्टेज। ठीक है। तो अगर ये प्रैक्टिकल डायोड है और ये मैंने कहा पी साइड का पोटेंशियल और एन साइड का पोटेंशियल अगर फॉरवर्ड बायस है तो आप सिर्फ डायोड हटाइए और ये बैटरी बना दीजिए। सिलिकॉन होगा तो 0.7 वोल्ट, अगर जर्मेनियम होगा तो 1.1 वोल्ट। ठीक है, जो कल लिखा है। सिलिकॉन के लिए 1.1, जर्मेनियम के लिए 0.7। क्लियर है। लेकिन वो आने के चांसेस कम है। हम लोग जितने भी मैंने कितने भी क्वेश्चन देखे हैं मेडिकल से रिलेटेड, सब में वो आइडियल मानते हुए फॉरवर्ड बायस को शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। ठीक है। ये चीज लिख लीजिएगा वैसे, अपने कॉपी में लिख लीजिए। अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो प्रैक्टिकल डायोड में यहाँ पे इसको क्या करेंगे, बैटरी से रिप्लेस कर देंगे, पोटेंशियल से रिप्लेस कर देंगे, नी वोल्टेज से रिप्लेस कर देंगे। ये लिखिए, रिप्लेस बाय नी वोल्टेज, अगर प्रैक्टिकल डायोड है तो। क्लियर है। अब आते हैं डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चन। हेडिंग डालिए स्पेशल डायोड, स्पेशल डायोड्स। इसमें सबसे पहले जेनर डायोड।
इसको हम लोग कहते हैं वन डायोड वन वोल्टेज। वन डायोड वन वोल्टेज। अब देखिए, कल हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे फॉरवर्ड बायस के बारे में, तो हमने देख लिया था। हम लोग रिवर्स बायस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जनरल तभी समझ में आएगा। रिवर्स बायस के केस में आपने यहाँ पे क्या किया, इसको उल्टे टर्मिनल से लगा दिया, पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से। अगर मैं पी को नेगेटिव से लगाऊंगा तो होल्स पे जो फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फील्ड क्या हो जाएगी इस डायरेक्शन में, ये एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में, तो होल्स पे फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो जंक्शन को कोई क्रॉस कर रहा है क्या? नहीं। पहला पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट ये, आपने कहा ई एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में, ई इंड्यूस इसी डायरेक्शन में। अगर दोनों के दोनों आपके सेम डायरेक्शन में होगी तो डिस्प्लीशन रीजन क्या हो जाता है, इंक्रीज। इंक्रीज। ठीक है। रिवर्स बायस के केस में यहाँ पे, जहाँ पे ये आपने कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाए, यहीं पे कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए नोट कर। थियरी के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, इन रिवर्स बायस कंडीशन width of depletion region increases. In reverse bias condition, width of depletion region increases. अब दूसरा देखिए, यहाँ पे अगर आप बात करें कि ठीक है, अगर ये आपका पी टाइप है, तो पी टाइप में हमने क्या बताया था कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। कुछ तो इलेक्ट्रॉन होंगे जिसके पास एक दो। और वैसे कहा कि एन टाइप है, तो इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, आपके होल्स हैं। अब आपने क्या किया, इसको पॉजिटिव रखा है, तो ई एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में है। ई एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में, तो होल सीधा जंप करेंगे, इलेक्ट्रॉन सीधा जंप करेंगे। तो जंक्शन को कौन क्रॉस कर रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो जंक्शन को अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस कर रहा है, तो रिवर्स बायस के केस में करंट फ्लो तो करता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है। करंट किसके कारण फ्लो कर रहा है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाते हैं, तो रिवर्स बायस के केस में जब पोटेंशियल को आपने नेगेटिव कर दिया, तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होती है बहुत छोटी होती है। नजर आ रहा है, ये है करंट, ये इतनी छोटी सी करंट, ये तो है करंट रिवर्स बायस के केस में। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखिए, रिवर्स बायस के केस में करंट किसके कारण आता है, लिख लीजिए अपने वर्डिंग में। नोट कर लिया? ठीक है। अब पूछते हैं कि मैं रिवर्स बायस के केस में वोल्टेज को बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में। रिवर्स डायरेक्शन में मैंने कहा कि अभी वोल्टेज अभी आपका कितना था, अभी वोल्टेज 2 वोल्ट था, फिर 3 किया, 5 किया, 10 किया। मैं ऐसे वोल्टेज रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक, अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा तो धीरे धीरे इसके साथ होगा क्या, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, होगा क्या। सर डिप्लीशन लेयर बिल्कुल बढ़ जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी, हाँ हाँ ठीक है। फिर तो सर करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। करंट क्यों फ्लो करना बंद करेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उसके साथ फ्लो कर रहा है। थोड़ा सा सोचिए,
अब रिवर्स बायस के केस में जो ये डायग्राम बनाया था ये वाला, इस डायग्राम को पार्टिसिपेट नहीं लेके कर पाएंगे जब क्या डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो जाएगी तो। क्या 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 सर क्या मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, सर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जब डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो जाएगी। वो तो पहले भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे रिवर्स पर बायस में। रिवर्स बायस कंडीशन है ना ये तो। हाँ तो रिवर्स बायस में कहाँ मेजोरिटी चार्ज कैरियर मूव कर रहा है, वो तो माइनॉरिटी मूव करें जिसके कारण करंट मिल रहा है हमें। मेजोरिटी के कारण तो कुछ मिल ही नहीं रहा, क्योंकि मेजोरिटी में तो दोनों तरफ अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो जंक्शन को तो क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं। जंक्शन को तो क्रॉस तो सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कर रहा है। बताइए बताइए। अच्छा देखिए, अगर मैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहा हूँ, रिवर्स बायस का मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में ई इंड्यूस्ड है उसी डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड भी है। रिवर्स बायस का मतलब यही होता है ना, क्योंकि विड्थ आपकी इंक्रीज हो रही है। तो आपने कहा कि जिस डायरेक्शन में ई इंड्यूस्ड है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल फील्ड है। अगर एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ा रहा हूँ, वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो एक्सटर्नल फील्ड बढ़ेगा। अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ा रहा हूँ तो जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, पहले अगर मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा था 1 वोल्ट, ठीक है, तो मैंने कहा कि मेरे पास 100 माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे, ठीक है, तो 2-3 इलेक्ट्रॉन जंप किए। ये तो नहीं कि सभी जंप कर जाएंगे, जितना एनर्जी दूंगा जितने को मिलेगी उसके उतने ही मूव कर पाएंगे। यही होता है ना, ठीक है। जैसे कि आप लोग कहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एक लॉजिकली सोचिए, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर को आपने क्या किया, 2 वोल्ट दिया, और मान लीजिए उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो आपने कहा कि 2 एम्पियर करंट फ्लो किया। अब आपने कहा कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो आपने कहा 0.2 एम्पियर करंट फ्लो किया। और करंट का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो कंडक्टर है तो कंडक्टर में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होते हैं ना, ठीक है। तो एक में 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है और एक में 0.2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो मतलब कि एक में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है एक में कम इलेक्ट्रॉन है। ऐसा नहीं होता, वो पोटेंशियल डिसाइड कर देता है। जैसे एक और मैंने कहा कि अभी तो रेजिस्टेंस ही चेंज कर दिया था। मान लीजिए 10 ओम का रेजिस्टेंस आपने 20 ओम लगा, 20 वोल्ट लगाया, 200 वोल्ट लगाया, 2000 वोल्ट लगाया, रेजिस्टेंस को वही रखा, तो उस रेजिस्टेंस के पास नंबर ऑफ फ्री चार्ज खरीद उतना ही है ना जितने पहले थे, वो थी ना चेंज हो जाएंगे। लेकिन पहले 2 एम्पियर था, फिर 20 एम्पियर था, फिर 200 एम्पियर था। अगर मैं वोल्टेज को चेंज कर रहा हूँ तो करंट चेंज होता जा रहा है ना। तो मतलब कि वोल्टेज के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो डिसाइडिंग फैक्टर है। ये एक्सटर्नल फील्ड का मतलब क्या, वो फोर्स ना। तो मैंने कहा 10 न्यूटन का फोर्स लगा तो हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन को मूव कर पाए वो। अगर मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगा तो हो सकता है वो 100 इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर पाए। आ रही बात समझ में। तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल को बढ़ाता हूँ तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो इससे ये जो इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कौन से जंप कर रहे हैं, जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होल्स के जो पेयर बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन होल्स के पेयर बनते जा रहे हैं। तो अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स के पेयर हैं ये बॉन्ड के साथ टकराते हैं, ठीक है ना। ये बॉन्ड है ना, ये देखिए ये सब बॉन्ड्स हैं।
तो ये इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होल्स के पेयर बन रहे हैं ये बॉन्ड से टकराते हैं, बॉन्ड से टकराने के बाद क्या होता है, नए इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हो जाते हैं। एक बार थोड़ा सा सोचिए, 1 मिनट बस। जब देखिए आप लॉजिकली दूसरे तरीके से सोचिए, मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहा हूँ जिस डायरेक्शन में ई इंड्यूस था। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहा हूँ तो मतलब कि मैं एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा रहा हूँ। अगर एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाऊंगा तो इतनी ज्यादा ताकत मैंने कर दी जिसके कारण ये सब जो बॉन्ड थे, ये सब जो बॉन्ड है यही टूट जाते हैं। अगर ये सब बॉन्ड टूट जाएंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स बन जाएंगे ना। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मैं अगर रिवर्स बायस के केस में अगर मैं ऐसा बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल्स के पेयर्स बन जाएंगे। और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल्स के पेयर बन जाएंगे तो एक तरीके से देखिए, ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल्स आपके जंप करने लगेंगे। पहले क्या थे, 100 माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से सिर्फ वही जंप कर रहे थे, जिसके कारण माइनॉरिटी करंट मिल रहा था मेरे को, स्मॉल करंट। अब क्या हुआ, एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा वोल्टेज आएगा जहाँ पे ये बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएंगे। और बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो एकाएक लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर बन जाएंगे ना। ठीक है, अब वो जब जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, तुरंत हाई हो जाएगी। ठीक है, तो उसको कहते हैं अवलांचे ब्रेकडाउन। ठीक है, एक तूफान की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप करने लगेंगे यहाँ से। ठीक, तो इसलिए देखिए कि इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे, इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे ये करंट देखिए तुरंत एक इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं अवलांचे ब्रेक, जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पे ये हो रहा है। एक थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अभी हम लोग बात कर रहे थे जेनर डायोड की, तो ये जो जेनर डायोड होता है ये रिवर्स बायस के केस में वर्क करता है। देखिए लिखते जाइए फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, इट वर्क्स इन रिवर्स बायस कंडीशन।
and used as voltage stabilizer and used as voltage stabilizer. और अवलांचे ब्रेकडाउन के ऊपर थोड़ा सा डिफाइन कर लीजिए, अवलांचे ब्रेकडाउन आया कैसे? अब बुक में देखते होंगे ये जो फिगर है ये रिवर्स बायस में जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जब ये जेनर ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, जब ये जेनर ब्रेकडाउन होता है तो ये बिल्कुल लगभग स्ट्रेट होता है, लगभग स्ट्रेट होता है, ठीक। तो अगर लॉजिकली सोचे क्वेश्चन पूछता कैसे है कि यहाँ पे अगर मैं जेनर ब्रेकडाउन के बारे में बात करूँ तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज होगा ना जिसमें करंट तुरंत इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर ये अवलांचे ब्रेकडाउन होगा तो ये थोड़ा सा ऐसा होगा, ये ऐसे। तो अवलांचे ब्रेकडाउन में क्या होता है, एक वोल्टेज का रेंज होता है, इस रेंज में वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तब जाके तूफान आता है, ठीक है। तो इसको अपने वर्डिंग में लिख लीजिएगा, जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, शार्प मिलता है हमें, कर्व, और अवलांचे ब्रेकडाउन में क्या होता है, थोड़ा सा कर्व्ड मिलता है, ये हल्का सा थोड़ा सा कर्व्ड मिलता है, मतलब कि एक वोल्टेज का रेंज मिलता है अवलांचे में, और जेनर में एक शार्प वोल्टेज मिलता है। In Zener diode, we get the sharp voltage, but in avalanche breakdown, we get the range of voltage. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब पॉइंट याद रखने, डायरेक्ट थियोरी के क्वेश्चन है। हाई कंसंट्रेशन डोपिंग, नेक्स्ट पॉइंट, हाई कंसंट्रेशन डोपिंग, so depletion region is very narrow. High concentration doping, high concentration doping, so depletion region is very narrow. हम लोग जेनर डाइट में क्या करते हैं, जो डोपिंग करते हैं उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, ठीक है, जिससे करंट डिप्लीशन रीजन क्या होता है आपका, काफी नैरो होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। और अवलांचे ब्रेकडाउन में क्या होता है, कंसंट्रेशन हम लोग लो रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनर डाइट को बहुत बार पूछा गया और हो सकता है पूछा जाए कि इसमें कंसंट्रेशन कैसा होता है, हाई कंसंट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट, बाई चेंजिंग द डोपिंग कंसंट्रेशन, by changing the doping concentration, we can control the width, we can control the width of depletion region. So we can control, so we can control Zener breakdown voltage. Zener breakdown voltage. ठीक, अब देखें न्यूमेरिकल के लिए, जो पॉइंट बता रहा हूँ डायरेक्ट वैसे लिखेगा, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने जेनर के, ठीक है। जेनर का सिंबल कैसा होता है, जेनर का सिंबल होता है आपका ये डायोड की तरह है, बस इधर एस मास बना दीजिए,
ये जेनर डायोड है। हमेशा आप देखिएगा कि अगर जेनर डायोड है तो इधर कुछ ना कुछ लिखा रहता है। मैंने कहा 12 वोल्ट, ठीक है ना। जेनर डायोड के बगल में लिखा रहेगा कुछ ना कुछ वोल्टेज, तो इसका मतलब ये कौन सा वोल्टेज है? रिवर्स बायस वोल्टेज है। ध्यान रखिएगा, ये रिवर्स बायस वोल्टेज। अब हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? इनपुट साइड देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए इनपुट साइड आपका कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये माइनस है और ये प्लस है, ऐसे दिया हुआ है। मैं वोल्टेज नहीं लिख रहा, जो भी वोल्टेज है उससे लेना देना नहीं है मेरे को। मैं तो ये देखूंगा कि इनपुट सोर्स के कारण क्या डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, बताइए। रिवर्स। रिवर्स। पी टाइप देखिए नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका रिवर्स बायस। अगर रिवर्स बायस होगा तभी हम लोग जेनर डायोड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर रिवर्स बायस होगा तो इस डायोड को हटाएंगे और क्या लगा देंगे? 12 वोल्ट लगा देंगे। जेनर का डायोड का मतलब यही होता है कि जेनर डायोड सबसे पहला रिवर्स बायस में होना चाहिए और उसके बगल में जो वोल्टेज लिखा हुआ है वो वोल्टेज लगा देंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, हो गया बस। केवीएल केसीएल करना आता है ना, इतने सारे क्वेश्चन किए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। यहाँ पे उसका बहुत छोटा सा पार्ट, ठीक। तो कॉन्सेप्ट लिख लिया, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। असाइनमेंट में करवाऊंगा न्यूमेरिकल, अपनी तरफ से नहीं करवा रहा। अपनी तरफ से बनाने के चक्कर में हार्ड ना बन जाए। अभी वो टाइम नहीं है कि एक आधा घंटे निकाल दें क्वेश्चन, ठीक है। और असाइनमेंट को ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। बस इतने कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि जनरल के बगल में जो वोल्टेज है उसी वोल्टेज को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक चीज का ध्यान में रखना है कि जेनर डायोड आपका रिवर्स बायस होना चाहिए। अब स्पेशल डायोड में आपके दूसरे, जैसे कि आपका आता है फोटो डायोड, ठीक। फोटो डायोड, मैं सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ। इसकी ना प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल आपसे पूछा जाता है ना, कुछ पूछा जाएगा। बस वो ये पूछता है, पेटेंट क्वेश्चन है मेडिकल का, कि कौन कौन से डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में काम करते हैं, कौन कौन से डायोड आपके फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम करते हैं। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन वाला, बस, ठीक है। और इसके अलावा बुक से एक पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। कि आपको लग रहा हो कि नहीं, मैं तो इंटरेस्ट करने के लिए मेरे को तो अच्छे से समझना है, मैं इसकी एस टी वर्मा से पढ़ना स्टार्ट करूँ। जो क्वेश्चन अभी हो रहे होंगे ना एस टी वर्मा से पढ़ने के बाद, वो क्वेश्चन भी नहीं होंगे। आप अपनी बातों में उलझ जाएंगे, उसी कॉन्सेप्ट में उलझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, फोटो डायोड। फोटो डायोड है क्या? वर्डिंग से बताइए। फोटो डायोड का मतलब क्या हुआ? सर बोलिए चार्ज बोलिए। कैरियर्स को एनर्जी लाइट से मिलेगी। सर लाइट से। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे फोटॉन्स को फॉल करवा रहे हैं, ठीक है। अगर फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं तो आपके क्या होंगे? चार्ज कैरियर मूव करे, मतलब जंक्शन को क्रॉस करेगी। डायोड है एक तरीके से, ठीक है। तो एक डायोड है जिसके ऊपर हम लोग लाइट एनर्जी को फॉल करवा रहे हैं। लाइट एनर्जी फॉल करने के कारण क्या हो, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर हैं वो जंक्शन को क्रॉस करने लगे, मतलब कि करंट फ्लो करने लगे, ठीक। तो ये फोटो डायोड का मतलब होता है। अब जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फोटो डायोड को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये होता है इसका रिप्रेजेंट, ये सिंबल है फोटो डायोड का, ठीक है। हम लोग जंक्शन पे क्या करें? लाइट एनर्जी को फॉल कर रहे हैं। अब एक बिल्कुल बेसिक, अगर मैं लाइट एनर्जी को फॉल करवा रहा हूँ तो लाइट एनर्जी फोटॉन्स का मतलब क्या होता है? एच म्यू। एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है? एच म्यू एनर्जी होती है, ठीक है। मैंने कहा कि विजिबल रीजन में लाइट फॉल कर रही है, विजिबल रीजन वाली। तो अगर विजिबल रीजन में लाइट फॉल कर रही है, विजिबल रीजन में, तो होगा क्या? उसके जो वेवलेंथ होती है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? मैं ऐसे रफ ले रहा हूँ, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर,
एग्जैक्ट डेटा नहीं, मैं ऐसे रेंज ले रहा हूँ। 400 से 700 नैनोमीटर तक आपकी रेंज है विजिबल रीजन की। तो यहाँ पे फोटोन की एनर्जी कितनी है? फोटोन एनर्जी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इज इक्वल टू एच म्यू, मतलब कि एच सी बाई लैम्डा। वैल्यू एक बार पुट करके देखिए, एच सी बाई लैम्डा 1240 डिवाइडेड बाई 400। याद है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था ये। तो ये वैल्यू कितनी आती है? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसी तरीके से अगर हम लोग हायर रेंज हायर वेवलेंथ के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? 1240 डिवाइडेड बाई 700, ये वैल्यू आ जाएगी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस कॉन्सेप्ट से क्या समझ रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट थियरी का क्वेश्चन है ये। इस डेटा से क्या समझ रहे हैं, मेरे को क्या समझाएंगे? ये मैंने विजिबल रीजन का डेटा तो निकाल के रख दिया, ये बता क्या रहा है मेरे को? अब वेवलेंथ बढ़ रही है, एनर्जी कम हो रही है। नहीं वो तो ठीक है, और कुछ? सर मे बी ये कि 1.8 से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ही वो वर्क करेगा अगर विजिबल लाइट फॉल कर रही है तो। ठीक है, और यहाँ तक सही चल रहे हैं, दोनों बातें सही हैं। बेसिक डेफिनेशन पे जाइए। फोटो डायोड को मैंने क्या कहा कि फोटो डायोड का मतलब है जिस पे लाइट फॉल करे और करंट फ्लो करे, है ना। करंट फ्लो करने का मतलब क्या है? फ्री चार्ज कैरियर मूव करे। फ्री चार्ज कैरियर मूव करने का मतलब क्या है? वैसे इलेक्ट्रॉन या वैसे होल्स जो कि कंडक्शन बैंड में हो। फ्री का मतलब ये होता है जो कंडक्शन बैंड में वो फ्री है, ठीक है। अब इसको हम अपनी चीजों को एक बार और अच्छे से करते हैं, समझते हैं कि अच्छा है कि जो मैं लाइट फॉल कर रहा हूँगा वो तो मैं फॉल करूंगा वैलेंस बैंड पे, क्योंकि अगर कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो लाइट का कोई मतलब ही नहीं है। मैं बेकार में एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूँ। मेन तो पर्पस यही है ना कि मेरे को फ्री चार्ज कैरियर मिले, ठीक है। तो पहला पॉइंट कि जो हम लोग लाइट को फॉल करते हैं वो कहाँ पे फॉल करते हैं? वैलेंस बैंड पे, ठीक। अब जब मैं वैलेंस बैंड पे लाइट को फॉल करता हूँ तो आपने कहा कि अगर विजिबल रीजन में लाइट फॉल कर रही है तो जो इनकमिंग फोटॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो 1.8 से लेके 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, इनकमिंग फोटॉन्स की, ठीक। अब कल भी बताया था कि आपका कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड, ये आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, और बीच में क्या है? फॉरबिडन एनर्जी गैप, यही है ना। तो आपने क्या किया? यहाँ पे लाइट एनर्जी को फॉल करवाया। लाइट एनर्जी फॉल कर रही है तो आपने कहा कि जो एनर्जी फॉल कर रही है उसकी जो रेंज है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है। इस रेंज में आपकी लाइट फॉल कर रही है। इस रेंज में अगर लाइट फॉल कर रही है तो लॉजिकली सोचिए, क्योंकि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं, मैंने कहा कि अगर इस रेंज में ये फॉल कर रही है तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी। इसने अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी और मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है? 3.1 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो एक्साइट होगा तो कोशिश करेगा जंप करे। तो अगर ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो अगर 3.1 से छोटा होगा, जैसे कि मैंने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तभी तो ये जंप करके यहाँ तक पहुंचेगा, नहीं तो जंप क्यों कर पाएगा, ठीक है। फिर थ्योरी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनकमिंग फोटोन विजिबल रीजन वाले की रेंज होती है 1.8 से लेकर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तो अगर फोटो डायोड को अगर वर्क करना है तो जो ऑर्बिटल एनर्जी गैप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इससे कम होना चाहिए, मतलब कि कितना होना चाहिए? 1.8 से लेस। तभी तो विजिबल रीजन वाली कोई भी लाइट फॉल करेगी तो आपका इलेक्ट्रॉन जंप हो जाएगा या होल से जंप हो जाएंगे।
अब नेक्स्ट, ये कौन से कंडीशन पे काम करता है? यूज्ड इन रिवर्स बायस। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट कीजिएगा। इट इज यूज्ड इन रिवर्स बायस कंडीशन। इट इज यूज्ड इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन। इसका एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज्ड एज फोटो डिटेक्टर। इट इज यूज्ड एज फोटो डिटेक्टर। ठीक। अब इसका ये ग्राफ याद रखिएगा। आईवी रिवर्स बायस के केस में आपने बनाया है कुछ ऐसा। ये होता है ग्राफ फोटो डायोड का। अब लॉजिकली सोचिए कि शुरुआत में क्या हो रहा था कि जब आपने कोई भी लाइट को फॉल नहीं करवाया तो रिवर्स बायस से मेरे को ये ग्राफ तो मिल ही रहा था। लेकिन जब आपने लाइट को फॉल करवा दिया तो रिवर्स बायस में करंट की वैल्यू बढ़ गई। ग्राफ ऐसे मिलेगा जैसे नेचर पहले था, और मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो करंट की वैल्यू ये मिली। क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? एनर्जी बढ़ा दी ना अपनी इनकमिंग लाइट की। इनकमिंग लाइट की एनर्जी बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स के पेयर ज्यादा बनेंगे ना। सर एक ये बार रिपीट कर दो। मैंने कहा कि अभी मेरा पहला पॉइंट क्या है कि फोटो डायोड रिवर्स बायस कंडीशन पे काम करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, अभी हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है और नहीं हमारे पास टाइम इतना। ठीक। तो रिवर्स बायस कंडीशन पे काम करता है। और दूसरा पॉइंट मैं ये कह रहा था कि अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाता जाऊं तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाऊंगा तो रिवर्स बायस के केस में करंट की वैल्यू बढ़ेगी। ये देखिए बढ़ रही है ना। पहले करंट ये है, पहले फिर ये है, फिर ये है। तो करंट की वैल्यू तो बढ़ रही है। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 मिली एम्पियर जो भी है। तो मैंने कहा कि इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए ना इनकमिंग लाइट की। 100 वॉट है एक फोटोन के पास, 1 जूल एनर्जी है। तो अगर 100 वॉट एनर्जी फॉल हो रही है इसका मतलब क्या हुआ? 100 फोटॉन फॉल कर रहे हैं। 100 फोटॉन फॉल करेंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे। मैंने कहा इंटेंसिटी बढ़ा दी, मैंने क्या कर दिया, 1000 वॉट कर दिया। 1000 वॉट करूंगा तो कितने फोटॉन्स जंप कर रहे होंगे? 1000। उसके कारण कितने इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे? 1000। तो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर बढ़ गया ना। नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए आपने कहा कि फोटो डायोड के केस में अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज करता हूं तो आपकी करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, बस पॉइंट को याद रखिए। तो इस पूरे फोटो डायोड में सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि रिवर्स बायस कंडीशन पे काम करता है और इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट की वैल्यू बढ़ती है। अगर कोई चीज याद हो या ना हो, लेकिन ये दो पॉइंट याद होने चाहिए। अलग से मार्क कीजिए इन दोनों पॉइंट को कि पूरे फोटो डायोड में सिर्फ ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ये फोटो डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है और आपकी इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। अब आते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। अब यहाँ पे जैसे सिंपल ये समझिए कि यहाँ पर क्या होता है कि लाइट, एलईडी है मेरे पास तो लाइट निकल रही है ना वहां से। ठीक है, लाइट एनर्जी निकल रही है। ठीक। और आपको पता है कि लाइट एनर्जी कब निकलेगी? जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट से अपने ग्राउंड स्टेट पे आता है। सिंपल केमिस्ट्री को याद कीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे जंप करता है तो एनर्जी लिबरेट करता है। और वही जो एनर्जी निकल रही है वही तो एच म्यू है। अगर वो एच म्यू विजिबल रीजन में है तो मेरे को लाइट नजर आएगा। अगर विजिबल रीजन में नहीं है तो मेरे को नजर नहीं आएगा। जैसे माइक्रोवेव मेरे को नजर नहीं आता ना, यूवी रेस मेरे को नजर नहीं आती हैं, आईआर रेस मेरे को नजर नहीं आती हैं। ठीक है, तो वही नजर आता है जो कि विजिबल रीजन में लाई करे।
तो लॉजिकली सोचिए, अभी हम लोग कोई वर्किंग प्रिंसिपल इसका नहीं देख रहे हैं। पहले सिंपल एलईडी की बात की, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होने चाहिए, लॉजिक लगा रहा हूँ मैं लॉजिक लगा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करेंगे। एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी लिबरेट करेंगे, और एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू। मतलब कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो आपने कहा कि अगर ये फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन में लाई करेगी तभी मेरे को ये नजर आएगा, अदरवाइज नजर नहीं आने वाला। ठीक है, इतनी कहानी 2 लाइन में लिख लीजिए, उसके बाद एक दो चीज और बता देता हूँ। क्लियर है? मैं थियोरी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ दूसरे तरीके से। ठीक है ना, टेक्निकल वे में नहीं जा रहा समझाने के लिए। अब दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिए, इट इज वर्कड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। और इसको इम्पोर्टेंट मत कीजिएगा अलग से, इट इज वर्कड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। और इसका सिंबल क्या है, ये डायोड। लाइट निकलनी चाहिए इसलिए बाहर की तरफ है। अब यहाँ पर अभी आपने देखा कि विजिबल रीजन में जो आपकी रेंज होनी चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, एनर्जी की 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। यही तो रेंज निकाली थी अभी हम लोगों ने। ठीक। और अभी आपने कहा Yes. कि ये क्या है, फॉरवर्ड बायस केस में आपका काम करता है। तो जैसे कि एग्जांपल आपको दे दिया क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर एलईडी। तो आप कहेंगे सिलिकॉन जर्मेनियम जैसा, तो सेमीकंडक्टर एलईडी में यही यूज करेंगे। तो अगर मैं सिलिकॉन के बारे में बात करूँ तो फॉरवर्ड बायस के केस में उसके वोल्टेज कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके लिए कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कल लिखवाया था ना। ठीक। और यहाँ पे विजिबल रीजन में रेंज कितना है, 1.8 से लेकर 3.1 तक। तो क्या सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज करेंगे एज एलईडी? यूज No. ही नहीं कर सकते। ठीक। इसलिए इसके एग्जाम्पल क्या हैं, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोरस, गैलियम आर्सेनाइड इंडियम। ये सब आपके एग्जाम्पल है एलईडी के। ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं यहाँ पे। क्लियर है? इसको याद रखिए, किसी भी एक को याद रख लीजिए कि सिलिकॉन यूज नहीं करते, बस इतना ध्यान में रखिएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? सोलर सेल, सोलर सेल भी क्या है, आपके उस पे लाइट एनर्जी फॉल करती है, और लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो लिख लीजिए सोलर सेल। या सोलर डायोड, सोलर सेल मत लिखिए, डायोड।
सोलर डायोड लिखिए। सोलर डायोड, ठीक है। इसमें सिंपल एक ही लाइन लिखिए कि लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर डायोड का मतलब ये है, लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है? चलिए, अब सोलर डायोड कौन से कंडीशन में काम करता है? फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस? रिवर्स बायस। हाँ, याद रखिएगा जितने भी ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एलईडी है जो कि फॉरवर्ड बायस में काम करता है, और सब आपके रिवर्स बायस में काम करते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार पूछा गया एग्जाम में। पेटेंट क्वेश्चन है मेडिकल का। विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड वर्क इन फॉरवर्ड बायस? एलईडी, इसके अलावा सब रिवर्स बायस में है। और एक ग्राफ, क्यों कैसे, नेक्स्ट वीक में जो जो आएंगे डाउट सेशन में, किसी को इंटरेस्ट होगा तो उसी को बताऊंगा। और क्यों कैसे पे कोई क्वेश्चन ना पूछा गया ना पूछा जाएगा। ये होता है ग्राफ सोलर डायोड में। बाबा बोलो क्यों कैसे नहीं आता, क्यों कैसे नहीं आता। ठीक है, तो हमारा डायोड वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बचता है ट्रांजिस्टर। ठीक है, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस। हाँ, बस दो ही है हमारे पास। कॉमन कलेक्टर पे तो नहीं, सिलेबस में नहीं है, कुछ ना कुछ नहीं है। तो कॉमन एमिटर, कॉमन बेस। ठीक, एक चीज आप लोग ये कीजिएगा, ये जो है आपका लॉजिक गेट्स, ठीक है, एक बार इसको पढ़ कर आइएगा बस। लॉजिक गेट्स को सिर्फ पढ़ कर आइएगा कल की क्लास के लिए। ठीक, तो जो कल की क्लास है आपकी, वो हम लोग 10 बजे से स्टार्ट करेंगे, 10 से 12। कल लास्ट क्लास है, याद रखिएगा। ठीक है, और कल की क्लास में कोशिश करूंगा 1 घंटे में थियरी खत्म करूं, और 1 घंटे में सिर्फ असाइनमेंट के अलग अलग क्वेश्चन को डिस्कस करूं कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। ठीक, आज के दिन आपका होमवर्क है कि असाइनमेंट निकालिए डायोड से रिलेटेड, ट्रांजिस्टर और स्पेशल लॉजिक गेट्स को छोड़ दीजिए। इसके अलावा जितने क्वेश्चन हैं सबको एक बार ट्राई कर लीजिए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए कि कैसे जो जो कॉन्सेप्ट बताएंगे, जब फॉरवर्ड बायस होगा तो शॉर्ट सर्किट कर देना है, ओपन बायस ओपन सर्किट कर देना है जब आपका रिवर्स बायस होगा। और उसी तरीके से आपका जेनर डायोड रिवर्स बायस होगा तो वोल्टेज की तरह ट्रीट करके वो क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक, ट्रांजिस्टर इसलिए अभी स्टार्ट नहीं कर रहा, उसके साथ न्यूमेरिकल कल ही। ट्रांजिस्टर पढ़ा दूं फिर न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन। उतनी ही चीजें बताऊंगा जिससे मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, मेरे को और कुछ नहीं करवाना, क्योंकि ट्रांजिस्टर में न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ही पता है डायोड से रिलेटेड आते हैं, और कोई सा भी हो सकता है, स्पेशल डायोड, सिंपल डायोड, उससे न्यूमेरिकल। और दूसरा होता है ट्रांजिस्टर से रिलेटेड, और तीसरा होता है आपका लॉजिक गेट से रिलेटेड। तो सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, अगर 3 नहीं आए तो 2 तो 100% आए। ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, वो कल असाइनमेंट हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तो डर लग रहा था लेकिन है क्वेश्चन बहुत आसान। एक ही तरीका पकड़ना है जिससे सभी क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक, तो आज के दिन होमवर्क यही है कि आप लोग कम से कम असाइनमेंट के 2 पार्ट डायोड से रिलेटेड सभी पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। टाइम कम है, सिर्फ और सिर्फ मेरे भरोसे मत छोड़िए पूरा का पूरा असाइनमेंट। ठीक है, इसलिए बोले इतना क्वेश्चन कर लीजिए। ट्रांजिस्टर सिर्फ 1 घंटे का टॉपिक है, मेरे को डिटेल में जाना नहीं है, तो हो सकता है आधे घंटे में खत्म हो जाए। तो अगर 1.5 घंटे का टाइम होगा तो पूरा असाइनमेंट सॉल्व करवा दूंगा, जो टिपिकल क्वेश्चन है आप। इसलिए कल तक थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए ताकि कोई डाउट वाला पार्ट हो तो क्वेश्चन को पूछ सके मेरे से।